जी हाँ दोस्तों, मैं उमाशंकर आपको फिर से ट्रिकी बाई यूएस गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जियोग्राफी चैप्टर का मानव बस्ती का थ्योरी लाया हूं। दोस्तों उसे देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों कहा गया है, हारने वाले के मन में हमेशा हार होती है और जीतने वाले के मन में हमेशा जीत होती है। इसीलिए अपने मन को पॉजिटिव रखिए दोस्तों, ताकि आपका भी रिजल्ट पॉजिटिव आए। क्योंकि जिसके मन में जीत होता है वही जीतता है, वही सिकंदर कहलाता है दोस्तों। और जिसके मन में हार होता है वो हमेशा नेगेटिव सोच रखता है, वह नेगेटिव की ओर जाता है। जबकि जो पॉजिटिव सोच रखता है वह पॉजिटिव की ओर जाता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मानव बस्ती के चैप्टर से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और स्वयं देखें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को के माध्यम से, ताकि वह फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देखते हैं, मानव बस्तियाँ के अंतर्गत मानव बस्तियाँ को कितने प्रकार होते हैं उसको बताए हैं दोस्तों। ग्रामीण बस्तियाँ के अंतर्गत जो आते हैं उनको बता दिए हैं। गुच्छित बस्तियाँ, अर्धगुच्छित बस्तियाँ, पल्लवीकृत बस्तियाँ, परिक्षिप्त बस्तियाँ। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। जबकि इसके बाद देखेंगे नगरीय बस्तियाँ कितने प्रकार के होते हैं उनको देखेंगे दोस्तों। नगरों के विकास का समय, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर, नगरों के कार्य, प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्य नगर इत्यादि के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं दोस्तों मानव बस्तियाँ क्या होता है। तो मानव बस्तियाँ उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर मानव अस्थायी रूप से बसा हो, जहाँ पर मानव जाकर वहाँ पर अपना कुटीर लगा देता है, उसी को मानव बस्तियाँ कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह जहाँ पर लोग अस्थायी रूप से रहते हैं एवं उसका जीवन पार्जन होता है, मानव बस्तियाँ कहलाता है। मानव बस्तियाँ को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियाँ वह बस्तियाँ जो आकार में छोटी होती है एवं वहाँ के निवासी मुख्य रूप से प्राथमिक कार्य जैसे कि कृषि, पशुपालन इत्यादि जो जुड़े होते हैं ग्रामीण बस्तियाँ के अंतर्गत आते हैं। जबकि नगरीय बस्तियाँ वह बस्तियाँ जिनकी जनसंख्या अधिक होती है एवं जहाँ पर अधिकांश लोग तृतीय क्षेत्र यानी सेवा कार्य क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, नगरीय बस्तियाँ कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं, प्राथमिक बस्तियाँ के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम होती है। जबकि नगरीय बस्तियाँ में जनसंख्या अधिक होती है। अब हम लोग जानते हैं ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकार है। तो भारत में ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला गुच्छित बस्तियाँ इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्य रूप से उपजाऊ जलोढ़ मृदा और भारत के पूर्वी राज्य में पाई जाती है। यह घनी बस्तियाँ होती है, यहाँ पर मकान आसपास होते हैं, यहाँ पर कम क्षेत्र से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसमें यहाँ पर कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं। यह पूर्वी राज्यों में जैसे बिहार इत्यादि राज्यों में मिलता है। अर्धगुच्छित बस्तियाँ, अर्धगुच्छित मतलब उस गुच्छित को छोड़कर आधा लोग दूसरे जगह चल जाते हैं। जैसे कि जब मुख्य गांव के अलग होकर एक वर्ग गांव में थोड़ी दूरी पर रहने वाले लगते हैं तो अर्धगुच्छित बस्तियां का निर्माण होता है। ऐसा तब होता है जब गांव का ताकतवर वर्ग गांव के मुख्य क्षेत्र पर प्रभाव जमा देते हैं और जिनसे निम्न वर्ग को बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। यह मुख्यतः विशाल गांव के आसपास छोटे छोटे गुच्छों में बसी बस्तियां होती है। अब हम लोग जानते हैं तीसरा का है दोस्तों
पल्लवीकृत बस्तियाँ, यह मुख्य रूप से बस्तियों का एक समूह होता है जो छोटे छोटे भागों में बसा होता है। इन सभी बस्तियों को एक ही नाम से जाना जाता है, परंतु यह एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं। ऐसी बस्तियां मुख्य रूप से गंगा के मैदानों, छत्तीसगढ़ और हिमाचल के घाटियों में पाई जाती है। इसके बाद चौथा नंबर है दोस्तों परिक्षिप्त बस्तियां, जिसको हम लोग एकांकी बस्तियां भी कहते हैं। इस प्रकार की बस्तियों में मकान काफ़ी दूर दूर बने होते हैं और उन्हें एकांकिक बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे बस्तियां मुख्य रूप से जंगलों, पहाड़ियों क्षेत्रों आदि में पाई जाती है। भारत में यह मुख्य रूप से मेघालय, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे ग्रामीण बस्तियां अलग अलग प्रकार की क्यों होती है, उसके बारे में जानते हैं। ग्रामीण बस्तियां अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं। पहला होता है दोस्तों भौतिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत भूभाग प्रकृति। भूभाग प्रकृति अर्थात मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में जहाँ पर कम पहाड़ वहाड़ होता है, अर्थात वहाँ पर पल्लीकृत बस्तियाँ पाई जाती हैं। उच्च ऊंचाई अर्थात पहाड़ी एरिया, वहाँ पर परिक्षिप्त बस्तियाँ पाई जाती है। जबकि जलवायु में सम मैदानी भाग होती है और वहाँ पर लोग मैदानी भाग होती है, वहाँ पर लोग गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती है। जबकि जल की उपलब्धता में गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक के कारण बस्तियों का निर्माण, जैसे कि सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। लोग जाति के अनुसार भी बस्तियां का निर्माण होता है, साथ ही धर्म के अनुसार भी होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब फिर हम लोग जानते हैं नगरीय बस्तियां क्या है। तो नगरीय बस्तियां वह बस्तियां जिनकी जनसंख्या अधिक होती है एवं जहां पर अधिकांश लोग तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, नगरीय बस्तियां कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं जहां पर लोग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कार्यरत होते हैं, नगरीय बस्तियां कहलाती है। द्वितीय क्षेत्रक में या गैर प्राथमिक कार्यरत होते हैं, सभी लोग इसी के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्रक के भी नगरीय बस्तियों के अंतर्गत आते हैं, जबकि गैर प्राथमिक भी नगरीय बस्तियों के आते हैं। जहां पर अधिक मात्रा में लोग अपने रोजगार के लिए नगर में बसते हैं, उसी को नगरीय बस्तियां कहते हैं। यहाँ अधिक जनसंख्या होती है। भारत में नगरों का वर्गीकरण। भारत में नगरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो आधार पर किया जाता है। पहला नगरों के विकास का समय, दूसरा नगरों के कार्य। नगरों का वर्गीकरण समय के आधार पर, नगरों के वर्गीकरण समय के आधार पर, जबकि इसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन नगर भारत में कई ऐसे जगह भी है जिनका ऐतिहासिक 2000 साल से भी पुराना है। ऐसे नगरों को प्राचीन नगरों की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए प्रयागराज, बनारस, पाटलिपुत्रम जिसे पटना और प्रयागराज इलाहाबाद इत्यादि है, जो प्राचीनतम नगर है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं मध्यकालीन नगर। वर्तमान में लगभग 100 से अधिक नगरों का ऐतिहासिक मध्यकालीन से जुड़ा हुआ है। इससे शामिल ज़्यादातर नगर रजवाड़ा और राज्य के मुख्यालय के रूप में विकसित हुआ। इस वर्ग में शामिल मुख्य नगर दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, आगरा, हैदराबाद और नागपुर है। ये सभी पहले राजधानियाँ होती थी, इसीलिए इसे मध्यकालीन नगर भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आगे आधुनिक नगर, जो अंग्रेज़ों के बाद हुआ। पश्चिम से भारत में आए अंग्रेज़ों और यूरोपीय लोगों के द्वारा भारत में अनेक नगरों का विकास किया गया। शुरुआत में अंग्रेज़ों द्वारा कई स्थानों पर बंदरगाहों की स्थापना की गई, जिसमें सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी आदि नगरों का उदय हुआ। इसके बाद अंग्रेज़ों ने मुंबई, चेन्नई और इत्यादि में उसको विकसित किया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नगरों का
संख्यात्मक वर्गीकरण क्या है? भारत में कई ऐसे नगर हैं जो अपनी विशेष सेवाओं के कारण जाने जाते हैं। इन्हें विशेष सेवाओं के आधार पर भारतीय नगरों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया प्रशासनिक नगर। ऐसे नगर जहां पर उच्च स्तर के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, प्रशासनिक शहर कहलाते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट लोग प्रशासनिक सेवा को प्रदान करते हैं, उदाहरण के लिए चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर इत्यादि, यहाँ पर प्रशासनिक लोग रहते हैं। यह पहले राजधानियाँ हुआ करती थी। आधुनिक नगर, ऐसे नगर जो मुख्य रूप से उद्योगों के लिए जाने जाते हैं, औद्योगिक नगर कहलाते हैं। जहाँ पर अधिक मात्रा में कल कारखाना होता है उसी को औद्योगिक नगर कहते हैं, जैसे मुंबई, कुर्ला, मोदीनगर, भिलाई, हुगली आदि। इसके बाद देखते हैं दोस्तों परिवहन नगर। ऐसे पतन नगरों जो मुख्य रूप से आयात और निर्यात कार्यों में जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पर बंदरगाह होता है, परिवहन नगर कहलाता है। यहाँ ये बंदरगाह होता है जहाँ पर आयात निर्यात किया जाता है, जैसे विशाखापट्टनम, कोचीन आदि में परिवहनों द्वारा आयात निर्यात किया जाता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों वाणिज्यिक नगर। वे क्षेत्र जो विशेष रूप से व्यापार एवं वाणिज्य से जुड़े होते हैं वाणिज्यिक नगर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोलकाता, सहारनपुर ऐसा नगर है जहाँ पर किया जाता है। नगरों का नेक्स्ट है दोस्तों खनन नगर। वह क्षेत्र जिस जगह खनन कार्य किया जाता है खनन नगर कहलाता है। उदाहरण के लिए रानीगंज, सिंगरौली इत्यादि। इसके बाद दोस्तों आ जाता है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, जो धर्म और सांस्कृतिक के आधार है। वह नगर जिसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हरिद्वार, अजमेर, तिरुपति, वाराणसी, मथुरा इत्यादि। यहाँ पर धर्म से इस नगर को जाना जाता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों शैक्षणिक नगर। शैक्षणिक नगर जहाँ पर शिक्षा का केंद्र हो, वह नगर जिन्हें शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है शैक्षणिक नगर कहलाती है। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली, कोलकाता, पटना इत्यादि शैक्षणिक नगर है दोस्तों। यहाँ पर सभी को शिक्षा दिया जाता है, लोग पढ़ने के लिए वहीं पर जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आप लोगों को मानव बस्ती के सॉल्यूशन दिया दोस्तों। इसे आप देखिए, टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर से भी कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बताया दोस्तों, अब यह पार्ट जियोग्राफी का दूसरा भाग का है दोस्तों, जिसमें आप लोग को इतना बता दिए दोस्तों। और नेक्स्ट ही मैं और भी वीडियो डालूंगा दोस्तों। यह देखें, यह फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। अपने भी देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।